क्या राहुल कसवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फोन आया कि राहुल ये क्या कर रहे हो? क्या कसवा का योगदान राजेंद्र सिंह राठौर का मोरिया बुलाने में था? और प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कहते हैं कि देवेंद्र को नरेंद्र में भेजा है तो आप देवेंद्र और नरेंद्र के लिए वोट करो। बीच में लोगों को राजेंद्र दिखता है। किस जयचंद के बारे में बात करते हैं? जयचंदों के बीच में खड़े रहते हैं हमेशा। गांधी या सावरकर कौन बड़ा नेता आपके लिए? नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह कौन अच्छा प्राइम मिनिस्टर? अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे? तो अब तक आप नरेंद्र मोदी की विचारधारा के साथ थे, अब आप राहुल गांधी की विचारधारा के साथ हैं, तो दोनों की विचारधारा में आप फर्क पाते हैं? कितने ही नेताओं को मारने का काम किया नेता ने। तो पार्टी छोड़ते वक्त क्या राहुल कसवा ने वसुंधरा राजे से बात की? कुछ भी हो जाए, राहुल कसवा जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे वार नहीं करते। एक नेता जिसने बगावत की तो उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई। राजस्थान का दूरस्थ इलाका, दूरस्थ सीट चूरू, और चूरू से एक नेता जब बगावत करता है तो कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सर्वसत्तावान, जिसमें एक बार फैसला हो गया तो सबने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन पहला व्यक्ति कोई है जिसने बीजेपी से बगावत की तो वो राहुल कसवा हैं, जो चूरू से 2 बार लगातार बीजेपी के सांसद रहे और बागी हुए, कांग्रेस में गए, टिकट लिया और अब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प क्या है कि चुनाव होता है तो आप लोग भागदौड़ करते हो, मेहनत करते हो, लोग कहते हैं कि नेताजी लोग 5 साल नहीं मिलते हैं, ऐसा कई बार पब्लिक आरोप लगाते हैं। हमारे लिए लगता नहीं लगता है। लेकिन चुनाव के टाइम पे नेताजी लोग जो प्रत्याशी हैं उन तक पहुंच पाना भी बड़ा मुश्किल होता है हम पत्रकारों के लिए। अभी रात के 1 बजने को है और राहुल कसवा जी प्रचार करके क्षेत्र से लौटे हैं, तो क्या यही रूटीन होता है सब हर दिन चुनाव में? क्या कब से शुरू हो जाते हैं आप? हो गए हैं अभी 20-25 दिन तो। हाँ, 20 दिन तो हो ही गए। तो सुबह कितने बजे से शुरू हो जाता है आपका प्रचार? 8। और रात के कितने बजे तक चलता है? ये 1:30, 2, 2, 2, 2:30। अच्छा, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो नींद पूरी हो पा रही है? क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अब 340 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो लोगों तक पहुंचना है तो समय तो लगेगा ही लगेगा। खैर, चुनाव में हर नेता का ये हाल होता है, लेकिन आपका हाल थोड़ा सा जुदा है बाकी जगहों से। पहला सवाल तो अगर जो देश जानना चाहता है और चूरू के बाहर के लोग भी जो इंटरेस्टेड हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बगावत क्यों की? बात बगावत की नहीं है जी, बात किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से जिसने परसेप्शन पब्लिक एट लार्ज में क्रिएट किया, और जिस तरीके से टिकट की डिनाइल हुई उसके बावजूद मैंने ट्वीट किया था, और ट्वीट के साथ साथ मैंने पार्टी के जो स्टेट लीडरशिप है उससे जानने की बहुत कोशिश करी कि कारण बताइए, कुछ तो कारण बताओ ताकि कुछ को समझाएं, क्योंकि हमारा एक जर्नी बहुत लॉन्ग जर्नी है। ये 35 ईयर्स हो गए हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड 47th ईयर है हमारी फैमिली का एज ए मेंबर ऑफ MLA इलेक्शन लड़ते हुए। तो मेरी पब्लिक, मेरे लोगों में एक रिजेंटमेंट तो इस बात को लेकर थी कि भी क्यों, क्या कारण रहा, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट के साथ में पॉलिटिक्स करी है हमेशा। डेवलपमेंट हमारा एजेंडा रहा है, कनेक्ट विद द पीपल हमारी USP रही है। तो ऐसे में मेरी पब्लिक और मेरे लोग जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, 3rd जनरेशन पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनके मन में एक दुख तो इस बात का था ही, एक आघात थे वो बहुत ज़्यादा कि क्यों ऐसा हुआ। और हमने भी कोशिश करी जानने की, 8 दिन तक वेट करते रहे, पर प्रदेश की टीम का कोई जवाब नहीं आया। और हमें पता था कि कारण क्या है, उस कारण से कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि किसका पॉलिटिकल करियर चलेगा नहीं चलेगा। हम संगठनात्मक लोग नहीं हैं, फील्ड के लोग हैं, फील्ड ही हमारी USP है। तो जब उनका जवाब ही नहीं आया तो एक व्यक्ति को फैसला करने का हक नहीं। तो क्या आप यही मानते हैं कि राजेंद्र सिंह राठौर ने आपकी टिकट कटवाई? बीजेपी के नेता कहते हैं, काका जी कहते हैं वो लोग यहाँ पे, उनके कारण ही टिकट कटी। और उन्होंने क्लेम भी किया है, कोई आज की बात नहीं, 15 ईयर से लगे हुए हैं। 2014 में जब मेरे फादर का 5th टर्म होने वाला था, जब उन्होंने टिकट कटवा के मुझे टिकट दिलवाई। 19 में भी उन्होंने मेरी टिकट कटवाने की पूरी कोशिश करी। पार्टी ने, वसुंधरा जी मैडम थी उस समय, मध्यस्थता करके, मिस्टर कृपलानी जी थे, उनकी मध्यस्थता के अंदर एक कमेटी बनी, उन्होंने सबसे बातचीत करी एंड थिंग्स वो रिजॉल्व हो गई। वो तो हर बार का उनका एक टेम्परामेंट है कि टिकट कटवाओ। अब 24 में वो कामयाब हो गए। इस बार कम्युनिकेशन कहीं हुआ नहीं, किसी ने हमारी आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं करी। 33 साल एक पार्टी में दिए हैं और मेहनत करी है, कभी भी हमारा कोई और डिमांड ऐसे सच रही नहीं ना, अभी तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ना, महत्वाकांक्षी कभी रहे कि भी हमें ये पद दे दो, वो पद दे दो। हमारा तो सिंपल एक काम था कि पॉलिटिक्स में है तो MP का इलेक्शन लड़ते हैं, और कुछ कमी है तो उसको सुधारने की
कोशिश भी करते हैं, पर कोई व्यक्ति नाराज होकर बैठा हुआ है, किस बात को उसको खुद को भी नहीं पता कि नाराजगी किस बात की है, तो उस पर तो चलता नहीं सिस्टम फिर। अच्छा, जो लोग राजस्थान के बाहर के हैं या फिर और दूसरे इलाकों से हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि इनके पिताजी राम सिंह कसवा जी 4 बार इसी लोकसभा से सांसद रहे, 3 बार लगातार जीते, 1 बार उससे पहले जीते थे, और 2 बार से राहुल जी हैं। जिन राजेंद्र सिंह राठौर की बात हो रही है, वो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, नेता विपक्ष रहे, इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी आप पे आरोप लगाए थे। देखिए, उनके आरोप तो बेबुनियाद होते हैं हमेशा। उन्होंने एक पब्लिक एट लार्ज में परसेप्शन क्रिएट ये किया पिछले काफ़ी 2-2.5 सालों से कि स्टेट को वो रन करते हैं, और स्टेट की पूरी जो लीडरशिप है, पार्टी की लीडरशिप जो है वो उनके कंट्रोल में, और मिस्टर प्रभारी मंत्री जो हैं वो तो उनकी जेब में रहते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा, और जयपुर से गंगानगर चलोगे हाईवे पे तो 500 किलोमीटर की दूरी है, एक ही सीट बीजेपी जीत के आई। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, कहीं आपने किसी से कंसल्टेशन नहीं किया। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 33 ईयर्स हमारे भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गए, ये पहली दफ़ा देखा हमने कि कोई भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो हम कंसल्टेशन आपस में सब करते ही हैं कि किसका क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन नहीं है। कोई कंसल्टेशन नहीं था, एंड वन मैन आर्मी बनी हुई थी जो अपने आप को ऐसा परसेप्शन क्रिएट करा रखा था पब्लिक में कि मैं ही नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हूँ राजस्थान का, जो हर कोई जानता। कितने वीडियो वायरल्स हैं उनके, जहाँ उनके लोग उनको एड्रेस एज ए CM ही करा करते थे। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो, अपनी सीट खुद चेंज कर रहे हो, और फिर आप आपके जिले अध्यक्ष की टीम आपकी पूरी जेब में है, 25 लोग अमूमन होते हैं, 56 लोगों की टीम लेके बैठे हुए हो आप, और फिर लोकल सांसद को आप बुला भी नहीं रहे, और फिर जब आप इलेक्शन लूज़ कर जाते हो फिर आप कहते हो कि इलेक्शन सांसद ने हरा दिया। ये कैसे बात हो सकती है? ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हो गई। चूरू में भी जब उस समय हम चर्चा करते थे, तारानगर की बात होती थी, तो एक बड़ा नारा प्रचलित हुआ, मोरिया बुला दूंगा। तो क्या राहुल कसवा का योगदान राजेंद्र सिंह राठौर का मोरिया बुलाने में था? देखिए, इलेक्शन परसेप्शंस पे होते हैं। आपकी एरोगेंस आपकी सर माथे जब चढ़ जाती है, और जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचते हैं। राजेंद्र राठौर जी ने चुनाव लड़ा हुआ तारानगर से 2008 में भी एक बार। उस समय वो एक दिन भी मीटिंग करने नहीं गए विदाउट माय फादर। हमेशा फादर को साथ लेके जाया करते थे, तो कम्युनिटीज एट लार्ज में बैलेंस बन जाता है। और वो एक पिक्चर क्रिएट नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को बहुत एग्रेसिवली पुटअप किया इस इलेक्शन के अंदर, और वो एग्रेशन उनका बैकफायर कर गया। और उस इलेक्शन के अंदर जब वो इतना एग्रेशन लेके गए तो उसके बाद पब्लिक का मन बन गया। तो और ये इलेक्शन किसी कैंडिडेट ने लड़ा नहीं था, ये इलेक्शन पब्लिक लड़ रही थी। अगर तारानगर की आप इंसिडेंट्स देखोगे तो पब्लिक यूथ गांव-गांव में, गांव के बाहर चौकीदारी कर रहा था, और यूथ बहुत एग्रेसिव था। और जो इनका अपना लाउड पर्सनैलिटी शो करी पब्लिक एट लार्ज को, वो एक्सेप्टेबल नहीं किसी को भी। तो आपने उस वक्त उनके लिए प्रचार किया? बुलाया नहीं कभी। मेरे पास फ़ोन कॉल भी जब आया था, फर्स्ट डे आया था जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल अप किया था। और नॉमिनेशन जब फाइल अप किया तब मेरे पास मॉर्निंग में 8 बजे फ़ोन आया था कि आज मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ, आप आना। मैंने पूछा था बुला रहे हो कि खाली इतला दे रहे हो, क्योंकि मेरी कमिटमेंट पहले भादरा के नॉमिनेशन के लिए थी, तो मैं वहाँ चला गया था। फिर भी मैं 3 बजे पहुँच गया था वहाँ पे। उसके बाद उन्हें कोई कॉल नहीं आया, और पूरा का पूरा इलेक्शन कास्टिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तन गया। और जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मेरा होम टाउन राजगढ़ है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, वहाँ पे भी बसपा के उम्मीदवार थे। उधर वहाँ पे खिंचातानी ज़्यादा थी, उधर उनकी खिंचातानी ज़्यादा हो गई। वो करते करते उनका इलेक्शन है, उनको हैंडल करना नहीं आया, और फिर उनके द्वारा, उनकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा जो कास्टिज्म के ऊपर जो बयानबाजी करी गई, ऐसे लोग जिन्होंने 35 कौम का नारा दिया, जो उनके खास मित्र हैं, अजमेर की मीटिंग से दिए, ऐसे कितनी वीडियोज़ वायरल हुई जिन्होंने पब्लिक एट लार्ज का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ही इज़ अगेंस्ट द कम्युनिटी, और उसका वो प्राइस पे करनी पड़ी। ब्लेम गेम किसी पे भी डालो, जब आप खुद इतने सक्षम हो जाते हो कि आप सोचते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर उसको हम्बलनेस के साथ स्वीकार भी करना सीखो। या तो आप सबको इन्वॉल्व करते, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसीज में करी, उन्होंने करवाई, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बहुत चीज़ों की कंबाइंड होता है। कभी तो आज तो मेरे पे इल्ज़ाम डालते हैं, तो कितने उनके खास लोग हैं, उनके लोगों ने कितनी बदतमीजियाँ करी हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, हमें वोट नहीं दिया। तो ये तुमको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हार होती है, जीत होती है, पर पॉलिटिक्स में हम्बलनेस के साथ आगे चलना पड़ता है। इस एरोगेंस के साथ कोई स्वीकार नहीं करता आपको।
जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था पिछली बार चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि अपनों का अपने से खंजर मिला, आपने अगर उसको देखा हो। और उसके बाद वो लगातार उस बात को दोहराते रहे, जयचंद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया मंच से। लेकिन अब उन्होंने जो कहा, अगर आपने सुना हो, कि भाई मेरी टिकट कटवाने की अगर होती हैसियत तो राजसमंद से मुझे टिकट देने की बात थी, मुझे नहीं दिया पार्टी ने। और प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कहते हैं कि देवेंद्र को नरेंद्र में भेजा है, तो आप देवेंद्र और नरेंद्र के लिए वोट करो। बीच में लोगों को राजेंद्र दिखता है, इसलिए लोग वोट देना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक दिखता जीता जागता सा चेहरा है, जिस चेहरे से उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है बाय द टाइम कि वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं। इलेक्शन हारने के बाद 100 से ऊपर एक कम्युनिटी के अधिकारियों को ट्रांसफ़र कराया इन लोगों ने। किस कम्युनिटी के? किसान कम्युनिटी के। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लूँगा। नहीं, ये आपके रिसर्च का काम है, ये आप रिसर्च करो। आप जाट बिरादरी की बात कर रहे मैं हैं? कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सबको पता है। एक कम्युनिटी के लोगों का ट्रांसफ़र करवाया, और जिस एरोगेंस के साथ में वो रहते हैं, आज भी उनके इंटरव्यू सुन लो। आज भी एक एससी के सरपंच को एक गांव में जाके धमका के आए हैं कि 4.5 साल तुमको निकालने पड़ेंगे। तो आपकी लड़ाई देवेंद्र झांझरिया, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पैरा ओलंपियन है, मेडलिस्ट हैं, उनसे है या फिर राजेंद्र सिंह राठौर से है? मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है। मेरी लड़ाई विचारधारा से है। मेरा डे वन से मेरा कोई, न तो मुझे कभी इलेक्शन कंटेस्ट करना था चूरू लोकसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, न राजेंद्र जी को कभी मेरे सामने इलेक्शन लड़ना था एमपी का। लड़ना होता तो मौका बहुत अच्छा था, आ जाते, कोई इशू नहीं था। इशू उनके माइंडसेट में ये, उनको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप एक फैमिली के पीछे पिछले 15 साल से क्यों पड़े हुए हो, कारण क्या है, कारण बताओ। वो बता नहीं पाएंगे आपको। उनको पता कारण जरूर है, पर बोल नहीं सकते वो। आपने मंच से कहा कि काको सा, वो 15 साल पुराना किस्सा क्या है वो, कि आप भाई वही बताएं। उनके साथ उनके पेट में दर्द क्या है बताएं। वो दर्द तो उनके पेट में। जैसे जो लोग इस इलाके से नहीं है, वो पहले ये जानते थे कि राम सिंह कसवा आपके पिताजी और राजेंद्र सिंह राठौर एक जय और वीरू की जोड़ी हुआ करती थी एक ज़माने में। कहते थे कि दोनों हमेशा साथ चला करते थे। फिर वो अचानक से सौदागर के दिलीप कुमार और राजकुमार कैसे हो गए? देखिए, इसके बारे में तो उन्हीं को बताना पड़ेगा कि 2009 के बाद और 14 के बीच में उनके साथ में क्या घटना घट गई, जिससे वो 14 के अंदर राम सिंह कसवा जी की टिकट कटवाने के लिए इतने एडमेंट हो गए। मैं तो पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं था। पार्टी ने ठीक है बैलेंस बनाने की कोशिश करी, मुझे मौका दिया, वो तो वो बताएंगे कि उनकी क्या इशू रहे, क्या प्रॉब्लम्स उनकी रही हुई हैं। वो पब्लिक को बताना नहीं चाहते, और आज बहुत हम्बल बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो टिकट कटवाई नहीं, जबकि उनके कितने ही मंचों से उनके लोगों ने इतनी अभद्र भाषा में बातें करी हमारे बारे में इलेक्शन हारने के बाद में। और किस जयचंद के बारे में बात करते हैं? जयचंदों के बीच में खड़े रहते हैं हमेशा। जब आके उन्होंने ये राजगढ़ में स्टेटमेंट दिया था, उनके आसपास के जो लोग थे वो बीएसपी के जीते जागते वार्ड पार्षद हैं, उनके प्रस्तावक के, इलेक्शन के एजेंट्स के, और उन्हीं की टीम के बीच में बैठ के आप जयचंदों की बात कर रहे हो। क्या किया उन्होंने राजगढ़ के अंदर? कितने ही नेताओं को मारने का काम किया नेता ने। पूछो एक बार जरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। यहाँ से सबसे हमारे टॉल लीडर हुआ करते थे हरिशंकर भावड़ा जी, ब्राह्मण नेता थे और बहुत टॉल लीडर थे, डिप्टी सीएम भी रहे हुए थे। उनका पॉलिटिकल कैरियर किसने फिनिश किया? क्यों हम नौहर हारे? क्यों बीजेपी नौहर हारी? क्यों बीजेपी सदाशर हारी? रतनगढ़ में वोटिंग कैसे हुई? पार्टी को मंथन करना चाहिए, तभी तो उन्होंने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट ही नहीं दिया कि जहाँ पे हम बात कर सकते प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, क्योंकि उनको पता जिस दिन ये बोलेंगे उस दिन आप उनके पास कुछ शब्द बचेंगे नहीं बोलने के लिए। तो ये अंधेरे में रख के इन्होंने पूरी पार्टी को साथ दगा किया है, बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और अंधेरे में रख के ये फैसला करवाया इन्होंने। इसीलिए पब्लिक में रोष है, इसलिए पब्लिक नाराज है। ये तो आप दोनों के बीच की बात हुई। आपने बात की विचारधारा की। 35 साल से आप एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, एक पार्टी की विचारधारा के साथ। फिर अचानक से आपने शिफ्ट लिया कांग्रेस की विचारधारा, और कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में मूलभूत फर्क तो है ही, ये सारी दुनिया जानती। तो क्या आपकी विचारधारा बदल गई? देखिए, हम ग्राउंड के लीडर्स हैं, हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। आज राजस्थान के 25 सांसदों का अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, तो कोई भी आदमी फील्ड से उठा हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। बहुत कम लोग मिलेंगे, 3 या 4 मुश्किल से, जिनका एक लॉन्ग जर्नी पॉलिटिकली पब्लिक में रही हुई है, जो पब्लिक डीलिंग्स करते आए हुए हैं। हम एमएलएस का इलेक्शन लड़ते थे, और भैरव सिंह शेखावत जी ने हमारे को 1991 में पहली बार बीजेपी के अंदर शामिल किया। उससे पहले बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं था। एमपी की सीट की भी बीजेपी कभी काउंटिंग में भी नहीं आती थी।
91 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम जनता दल और कांग्रेस रहा करती थी। हम लोग फील्ड के लोग हैं, हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, हमारी यूएसपी द कनेक्ट विद द पीपल ही है। तो हम वहाँ से उठ कर आए, पार्टी में लेके आए। जब फर्स्ट इलेक्शन हम कंटेस्ट किए फादर ने, तो हमारी विनिंग मार्जिन भी 168 वोट्स था मात्र। वहाँ से शुरुआत करी है। एक टाइम ये भी था राजस्थान के अंदर जब 2 एमपी जीत के आए थे दोबारा, फादर और दुष्यंत जी। तो हमारा जो विचार सोच है, हम पब्लिक के लोग हैं, न हम कहीं जाते हैं। हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हम वहाँ पे भी जाके हमने कभी प्रोग्राम नहीं किया 33 सालों के अंदर। रिकॉर्डेड है ही है। हम कभी पार्टी लाइन में जाके ये नहीं बोला कि हमें मंत्री बना दो, हमें संतरी बना दो, हमें पार्टी में पद दे दो। हमारी सोच ही नहीं रही। वी आर फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली, दैट इज आवर प्रायोरिटी। ठीक बात है आपकी, लेकिन आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अब तक आप नरेंद्र मोदी की विचारधारा के साथ थे, अब आप राहुल गांधी की विचारधारा के साथ हैं, तो दोनों की विचारधारा में आप फर्क पाते हैं? फिलहाल तो मैं जनता के साथ हूँ, और जनता के साथ पहले भी था और जनता के साथ आज भी हूँ। मेरा काम एक ही है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट कराऊँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी स्कीम होगी, कोई पॉलिसी होगी, उसका बेहतरीन एग्जीक्यूशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं इस बात को जानता हूँ। मेरा प्रायोरिटी धर्म यही है और मैं इस पर फोकस करता हूँ। और मैंने हमेशा एक बात कही है, पीएम साहब के अंडर में 10 ईयर्स निकाले हैं, मैंने कभी भी आज तक कोई शब्द गलत कहा भी नहीं, और मैं हमेशा मेरे उस बीते हुए कल को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उसे प्राउड फील करता हूँ। क्या काम कराया आपने 10 साल में? आप ये देख लो, जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री होगी, उस हर मिनिस्ट्री का कुछ ना कुछ इनपुट चूरू डिस्ट्रिक्ट में होगा। आज रेलवेज में हम 3200 करोड़ से ऊपर काम करा चुके हैं। आज हम उस लेवल पे आ गए जहां हम डबलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारी डबलिंग चल रही है, रतनगढ़ से चूरू, चूरू से राजगढ़, 1000 करोड़ की लागत से डबलिंग का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, 29 न्यू ट्रेन चलाई हमने, और आज की तारीख में 5 स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप हो रहे हैं। तो रेलवे कनेक्टिविटी में हम बेहतरीन काम किए हमने। हाईवेज हमारे अच्छे बने, 2200 से 2400 करोड़ रुपए की हाईवेज बन चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे राजस्थान में सैंक्शन हुआ है पिछले 5 साल में, NH 703 विच स्टार्ट्स फ्रॉम चूरू और जलंधर तक जाता है। वो मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रॉस करता है। तो नेशनल हाईवे स्पोर्ट्स के अंदर हमने बेहतरीन काम किया है। वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक पूरे इंडिया में 5 ही हैं जो ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सर्टिफाइड है। उसमें से एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, एक ग्वालियर में, एक हिसार में, और 5th है चूरू के अंदर। जी, मैं गया था आज। आप देख के भी आए होंगे। मैं देख के आया हूँ लोग ये। लेकिन जो आप ये अपने काम गिनाते हो, तो जो आपके विरोधी वो ये कहते हैं कि आपने जो भी काम कराया वो नरेंद्र मोदी की सरकार में ही तो कराया, और आप नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो। देखिए, जिन काका जी की बात करते हैं ना, वो भी 35 साल से MP MLA यहाँ पे, 3 बार मंत्री बन चुके हैं। एक बिग टिकट प्रोजेक्ट बताएं चूरू में क्या बनाया आज तक? ओपन ही कह रहा हूँ, मैं तो 10 साल MP रहा हूँ, 10 साल मेरी गवर्नमेंट रही है, वो तो 35 साल से हैं। एक बिग टिकट प्रोजेक्ट चूरू में क्या बनाया बताइए? एक ROB बना है जिसको तोड़ना पड़ेगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के कारण। पिछले 8 साल से उसके ऊपर ट्रक नहीं, हैवी लोड व्हीकल नहीं जाता, ओनली 4 व्हीलर जाते हैं, स्मॉल व्हीकल्स जाते हैं। एक चीज़ बनाई है, वो तोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता ना, आप भी तो गवर्नमेंट में थे, आप बना लेते हैं। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्लेम है 7400 करोड़ रुपीज़ का, पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे हैं, इंडिया में नंबर 3 पे हैं। ट्रैक बनाए, आज भी राजस्थान में सिर्फ एक ही है, आप बनवा लेते। सेतु बंधन स्कीम के अंदर राजस्थान में 14 ROB सैंक्शन हुए, 3 अकेले चूरू में लेके आए हम। 25 MP थे तो 75 बनने चाहिए थे। अच्छा, मैं एक और लोग जानना चाहते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, जो भी नतीजे होंगे, राहुल कस्बा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया, कौन जीतेगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि आप जीत भी जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाती है, जैसा सर्वेज में दिखाया जा रहा है, या कांग्रेस की भी बन सकती, किसी की भी सरकार बन सकती, सरकार आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते, सर्वे और एग्जिट पोल अपनी जगह होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार सेंटर में बन गई, तो आप काम करा पाएंगे? आपने कभी जैसा देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट अनाउंसमेंट किया हो और उसको ओनली 300 MP से डिवाइड किया हो? बजट तो पूरे पैन इंडिया का लॉन्च होता है, और आप तो विकसित भारत की बात कर रहे हो, तो क्या उन 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम ही नहीं करा पाओगे? फिर विकसित भारत कैसे बनेगा? काम ऐसे नहीं होते हैं, काम कराने के तरीके होते हैं। आपको अपनी फील्ड वर्क करना पड़ता है, अपनी डिपार्टमेंट्स में डीलिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और कौन मना कर देगा? कहीं लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजट होते हैं ऐसे कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल खोलूँगा, मैं वहाँ स्कूल खोलूँगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं मिनिस्ट्रियल वाइज। IIT एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस तो हम बजट में अनाउंसमेंट कर देते हैं। रेलवे का बजट क्या अनाउंस होता है, 2.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे पे खर्च करेंगे, फिनिश, 1 लाइन का बजट है। हाईवेज में हम 3 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे, फिनिश। तो कौन मना करेगा? कोई मना कर सकता है कि भी हम आपको काम देंगे नहीं? ये सत्ताधारी पार्टी के MP होने का एक अलग कुछ नहीं होता जी। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने तो आज तक भी जो भी डीलिंग्स करी हैं, आई हैव स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद ऑफिसर्स। मुझे पता है काम कैसे होंगे। अगर पॉलिसी है और हम उसकी लाइन में हैं तो 100% हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम लेके आएंगे। अदरवाइज फिर दोनों ड्रीम नहीं हो सकते ना। या तो आप ये कहिए कि जहाँ बीजेपी के MP जीत के आएंगे वही विकसित बनेंगे, और या फिर आप ये कहिए कि हिंदुस्तान विकसित बनेगा। अगर हिंदुस्तान विकसित बनेगा तो चूरू 100% बनेगा। लेकिन जो आपको इस चुनाव को करीब से देखने वाले कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए राहुल कसवा जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे वार नहीं करते हैं। मैं क्यों करूं जी? डायरेक्ट मैंने उनके अंडर में काम किया 10 साल में, क्यों करूं? तो इसी को लेकर के फिर वो सवाल करते हैं कि भाई राहुल कसवा जो भी काम गिनाते हैं वो अपनी फैमिली का काम गिनाते हैं, अपने पिताजी का, अपने नहीं जी, मैंने मेरे फादर के बारे में मैं कुछ बोला नहीं आपको। मैंने तो मेरे 10 साल के काम के बारे में बताया। फादर का पूछो, उनके बारे में बता दूंगा। राहुल गांधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। आप इस वक्त राहुल गांधी के एक सिपाही के तौर पे। मैं सर सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति विशेष को इतनी पावर नहीं दे सकते। डेमोक्रेसी के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजा फैसला करती है कि कौन आपका नेतृत्व करेगा। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करेगा हमारा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ठीक बात है। तो इसी जब ये आप बात कहते हैं तो आपके विरोधी सवाल उठाते हैं कि ये अभी कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन ये जब बीजेपी के खिलाफ बोलते नहीं है तो क्या गारंटी है कि ये कल को बीजेपी में कुछ बन जाएंगे तो जो अवश्य जहां जरूरत पड़ेगी बोला जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले कल की चिंता ना करें, अभी तो हम इलेक्शन की चिंता करेंगे। हमारी आंख, अभी हमारी नजर जो है वो मछली की आंख पर है। तो मछली की आंख पर आपकी नजर है, तो वो क्या नजर के साथ जो है आप भी कांग्रेस में ही रहेंगे, आगे बीजेपी में नहीं जाएंगे? आज की तारीख में मेरी जनता मुझे जिस पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ उसके लिए मुझे वोट डाल रही है। हम एक थॉट के लिए लड़ रहे हैं और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और आने वाले कल का कोई कुछ नहीं जानता, पर मैं जब तक इस पार्टी में हूँ और सांसद हूँ मैं कांग्रेस में ही रहूँगा फिलहाल। और आप जब अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं तो भाई हर किसी का ये होता है कि हमारे बड़े नेता आए, जैसे देवेंद्र झांझड़िया के लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया, तो आप चाहते हो कि आपके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी आके प्रचार करें? हम एक अच्छी मीटिंग कर चुके हैं। स्टेट लीडरशिप हमारे साथ में थी। जो हमारी प्लानिंग का स्ट्रेटेजी होगी वो अभी मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। जहां मुझे जरूरत महसूस होगी अवश्य हम बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अच्छा, आपके पिताजी जो है 4 बार सांसद बने और जितनी बार मैं देखता हूँ तो क्लोज फाइट रही, मार्जिन कम रहा। यस। आप जब बने तो मार्जिन ज्यादा हुआ और पिछली बार तो आपको 60 करीब आपको 60% वोट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले। तो इसके पीछे आप सिर्फ अपना काम, अपनी फैमिली को देखते हैं या इसके पीछे नरेंद्र मोदी मैजिक भी था? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इलेक्शंस, हर इलेक्शन अपना आप में अलग होता है। आज का इलेक्शन आप देखोगे तो इसका इलेक्शन का विजन ही अलग है। तभी तो मुख्यमंत्री महोदय हर 2 सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं, अंडर प्रेशर, तभी तो आ रहे हैं ना। तभी तो बहुत कुछ बदलेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन बदलते नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब फादर ने बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन जीते हैं। एक टाइम ऐसा था जब 21 सीट्स बीजेपी की हट गई और कांग्रेस की आ गई, पर आप निकल के आ गए। तो एक दोनों का मिक्स बैग है। यू कांट, आप यही कह सकते एक चीज की हवा चलती है तो इसी पे हो रहा है। हाँ ठीक है, विनिंग मार्जिन पूरी कंट्री में बहुत ह्यूज रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में। हमारा भी बहुत ह्यूज रहा है और मैं उसी मार्जिन की उम्मीद इस बार भी करता हूँ। ऐसा आपको? मैं पूरा मानता हूँ इस बार का जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा मोमेंटम है। पब्लिक में बहुत अच्छी एक फीलिंग है और पब्लिक के अंदर इस बात का रोष है। देखिए जी, एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारी प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करती है। इस सिस्टम को आप तोड़ ही नहीं सकते। कैसे तोड़ोगे आप बताओ? कोई बंदा फील्ड में काम कर रहा है, हम कोई डेवलप्ड नेशन थोड़ना है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन ना। मेरे घर से बाहर निकलने वाले हर एक आदमी को कहीं ना कहीं गवर्नेंस से, प्रशासन से जरूरत पड़ती काम की। हम स्लीपर का काम करते हैं। हाउ कैन यू मेक दिस स्लीपर सो वीक? वो कैसे पहचान जाएगा? आसान है? कोई 340 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी, कैसे एक MP अपने आप को 5 साल में हर गांव तक पहुंच जाएगा? हमारे फादर की हार्डवर्क है जी, 35 ईयर्स की इनपुट है इसमें। हर विलेज तक हमारे 15, 20, 50 लोग मिल जाएंगे आपको। वो मेहनत कर पहुंचे हैं, उनके सुख में, दुख में, उनकी ज़रूरतों में, तब जाके फैमिली रिलेशनशिप बनती है। तब जाके लोगों को दर्द होता है यहाँ पे कि यार हमारे आदमी साथ गलत किया गया है। वो चीज़ एक दिन में नहीं बन जाती। मैंने नहीं क्रिएट करी, वो मेरे फादर की लेगेसी है। मैं तो संभालने की कोशिश कर रहा हूँ
और मैंने आवाज़ उठाई है सिर्फ उस बात के लिए कि एक बंदा फैसला किसी हालत में कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, आपके जो अभी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं देवेंद्र झांझड़िया, उन्होंने आपके कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, इलेक्शन से पहले कहा कि राहुल मेरे मित्र हैं, तो क्या अभी भी मित्र हैं? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं कि वो मेरे पास में क्या क्या हमारा रिलेशनशिप रही भी है। पर आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो काका की पर्चियाँ ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मैं इलेक्शन के बाद ही बात करूंगा इस बारे में। आप काका पे लगातार फोकस रहते हो, हमलावर। देखिए जी, पूरी इस बेल्ट को अगर आप महसूस करके आओगे, जयपुर से चल के कभी गंगानगर जाओगे, इन लोगों की जो एरोगेंस है, इन लोगों का जो अहंकार है, अभी इन्होंने मेरे इस इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद 3 दिन पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया एक मीटिंग के अंदर से कि चूरू के एमएलए जो जीते हैं वो मेरे नाम की फोटो लेके गले में घूमे तब जीत के आए हैं, ये तो रिकॉर्डेड है। इट्स नॉट एनीथिंग विच आई मेड अ स्टोरी अबाउट इट, ये रिकॉर्डेड चीज़ है। अगर आप ऐसे लोगों का आप क्या करो, इनके साथ बैठ जाओ, अगर हो कुछ तो खड़े हो और इनके साथ में सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपकी चलिए एक व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो गई, पार्टी इतनी बड़ी है। नहीं सर, नाराजगी सबकी है, मैंने तो वॉइस क्रिएट करी है। मुझे पता है ना बैकलॉग में कितने लोग खुश होंगे इस बात को लेकर, कोई तो बोला। फिर भी एक जो आप सिर्फ चूरू से थोड़ा बाहर निकल के पूछा जाए तो कि भाई आपकी व्यक्ति विशेष से नाराजगी, पार्टी इतनी बड़ी है, तो क्या आपने जो ट्वीट किए, मैंने आपके वो ट्वीट पढ़े थे और आपने पार्टी के पदाधिकारियों से पूछा कि मेरी क्या गलती थी, तो उनका क्या जवाब मिला आपको? कुछ जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब आप बागी हो गए और आप जो है एक तरीके से दूसरे कांग्रेस में चले गए, तो क्या राहुल कसवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फोन आया कि राहुल ये क्या कर रहे हो? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। दिल्ली से किसी का और फोन? आप ये वर्ड बागी गलत यूज कर रहे हो जी। बागी इज नॉट राइट वर्ड इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। जी। बागी कौन होता है? मैंने कोई बगावत नहीं करी, मैं इग्नोर्ड हुआ हूं। इग्नोर्ड? तो बागी इज नॉट द राइट वर्ड टू बी यूज्ड। आई वाज इग्नोर्ड। मैंने पूछा था मेरे पार्टी के लोगों से, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से भी, मेरा कारण बता दो। आप दिल्ली जाने की कोशिश की, दिल्ली में अपनी बात रखी? मैं अवेलेबल था 8 दिन सबके लिए, जिसने मुझे पूछा होता तो मैं जरूर बोलता। और टिकट मुद्दा नहीं है सर। 47 इयर्स की हमने एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट किया है, 11 इसमें से 6 या 7 में खासी इंडिपेंडेंट थे हमारे। पार्टी में बहुत लेट आए हैं। पार्टी ने एक बार ही कहा था कि भी हम एक घर में 2 टिकट नहीं देना चाहते, और मैंने 2023 का चुनाव ऐसे ही छोड़ दिया था। एक बार ही कहा था कि टिकट नहीं देंगे। घर में 2 टिकट देने के कॉन्सेप्ट था पार्टी का, जो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। जो पार्टी की लाइन है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है उस पर। अगर पार्टी कह देती कि 2 बार के एमपी को टिकट नहीं मिलेगी, फर्स्ट मैं होता। पर मुझे तो 2 बार में प्रॉब्लम है और काके को 9 बार मिल रही है टिकट, तो कौन सहन करेगा? करेंगे सहन क्या? आप बताइए। तो आप ये कह रहे हो कि पार्टी की एक तरीका था कि एक घर में 2 टिकट नहीं मिलेगा, मैंने छोड़ दी। आपने छोड़ दी। और दी भी किसको? सुनो, दी उनको जिनके सामने इलेक्शन लड़ा है। 45 इयर्स कंटिन्यूस आमने सामने इलेक्शन लड़ा है, उनको लेके आए ताकि पार्टी में मजबूती आए। और वो इतना कंटेस्ट का इलेक्शन रहा, वो इलेक्शन क्यों हारे वो काका जी भी जानते हैं हमारे। और वो 2021 वोटों से इलेक्शन हार गए थे हम, अभी का जो एमएलए इलेक्शन था हमारा जी। तो पार्टी की लाइन जो होगी उसको फॉलो करेंगे, पर पार्टी में कोई एक लाइन के ऊपर 2 आदमी के लिए अलग अलग फैसले होंगे, तो उसके ऊपर तो फिर आपको बोलना ही पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी में आप कह रहे हो 2 अलग अलग फैसले होते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि एक परिवार से 2 टिकट देंगे, 2 नहीं देंगे। विश्वराज जी जो है विधायक बनते हैं और उनकी पत्नी को जो है टिकट दिया जाता है राजसमंद से, तो आपने क्या इस पे सवाल उठाया कि भाई एक परिवार में 2 टिकट दे दिया? उस समय तो मैं पार्टी छोड़ चुका था। अच्छा। और मैं उठाता भी नहीं, ठीक है, पार्टी ने मुझे कहा तो मैं तो बात मान ली। उसके बाद में पार्टी ने फैसला चेंज किया, मैं बोलता भी नहीं। मुझे मेरी सीट के लिए पार्टी बोल देती पहले कि भाई हम आपको टिकट देना नहीं चाहते। मुझे अच्छा, आपने टिकट दे दिया किसको? टिकट पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तो टिकट मिला नहीं, जो 15 साल से 20 साल से इस पार्टी की सेवा कर रहे होंगे। ऐसे चूरू में बहुत कार्यकर्ता है, तो उनको तो टिकट नहीं मिला ना। टिकट तो उस व्यक्ति को मिला जिसका पार्टी में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। एक दिन का भी पार्टी में क्या काम किया बताओ? क्या चूरू में लीडरशिप की कमी है क्या? और अगर हमें किसी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को ऑब्लाइज करना था तो जयपुर ग्रामीण खाली पड़ा हुआ था। भी कोई लॉजिक तो चले, मैं कैसे कन्विंस करूं मेरे वोटर वो तो ये कह रहे हैं कि आपने अगर उनका बयान सुना हो देवेंद्र जी का,
तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले कहा था कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप तो इतनी फिर 2 साल में उनको काम करना चाहिए था फील्ड के अंदर। किसी सुख में दुख में कभी गए, चूरू के बहुत से पेंडिंग इश्यूज हैं, क्या कभी जाके रेज किया? जब आपको पता 2 साल पहले लग गया था कि आप MP बनने वाले हो और टिकट मिलने वाली है, तो 2 साल में कुछ काम कर लेना चाहिए था, ताकि लोगों को लगता कि यार ये भी हमारे लिए भाग रहा है। कभी हमें अकेले काम कर रहे थे और कोई बीच में आकर ट्रॉफी लेके चला जाएगा तो कैसे कोई सहन करेगा भाई? अच्छा, ये तो चूरू की बात है। जयपुर में जो आपके नेता और काफी दिन तक मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी, उनसे आप संपर्क में थे? कभी नहीं। मैं तो मुझे तो कुछ पता कई ही लोगों था। ने कहा कि राजेंद्र राठौर से दूरी से ज्यादा वसुंधरा राजे से करीबी की वजह से मैं नहीं मानता। पार्टी के अंदर वो पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, एक सिटिंग पोस्ट पे हैं, हमारी एक्स CM रही है, हाई रिगार्ड्स उनके प्रति, कल भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे हमेशा। तो पार्टी छोड़ते वक्त क्या राहुल कसवा ने वसुंधरा राजे से बात की कि मैडम मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ? अच्छा, कहीं जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अब जो है आप 10 साल MP रह लिए, ये आप चुनाव लड़ रहे हो, अगला आपका विजन क्या है कि अगर मैं जीता तो आप अपने लोगों को बताना चाहो कि भाई मैं ये काम करके दूंगा और अभिनव पांडे अगली बार 5 साल बाद आए, अगर मैं जीता तो वो काम जाके दिखाऊंगा कि भाई ये काम मैंने किया था, मैंने कहा है। पांडे जी, जिंदगी में भी कभी लाइन नहीं बोलूंगा कि मैं ये काम करने वाला हूँ। मेरा फोकस हमेशा गवर्नमेंट की हर मिनिस्ट्री पे है। अगर मिनिस्ट्री है तो एक मिनिस्टर भी होगा, मिनिस्टर होगा तो बजट भी होगा, बजट होगा तो कोई स्कीम भी होगी, और स्कीम होगी तो कोई पॉलिसी भी होगी। अगर कुछ न कुछ मंत्रालय में है तो मेरे चूरू में लग सकता है, तो हर हालत में लगेगा। हमने 20,000 करोड़ ऑफ वर्थ के वर्क कराए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। हमने ऐसा नहीं कि खाली रेलवे में करा दिया हो, हाईवे में करा दिया होगा। अमृत 2 निकल के कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, जिसको SBM 2 बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2। 1 लाख से कम की पॉपुलेशन थी। राजस्थान गवर्नमेंट के पास 4,000 करोड़ के का बजट पेंडिंग पड़ा हुआ था। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चूरू, जिसके अंदर हमने हमारे सभी छोटे शहर जो 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उनके 170-180 करोड़ रुपए के लगभग की हमने पहली टेंडरिंग कॉस्ट निकलाई है, जिसमें वाटर सप्लाई का काम करेंगे। RDSS स्कीम निकली, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 33 KVA के GSS जितने भी हैं, उनसे बिलो के जितने GSS हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। 2.5 लाख करोड़ का बजट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें 9,000 करोड़ का पैसा मिला राजस्थान गवर्नमेंट को। उसमें 350 करोड़ रुपये हम चूरू डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। किस मकसद से लेके आए? और पहली मीटिंग पूरे राजस्थान की RDSS की चेयरमैनशिप अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने एग्जीक्यूट कराई। प्रोजेक्ट हमारे एग्जीक्यूट हो गए, काम चल रहे हैं सब जगह। तो काम का सब पता है, कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, एक एक चीज टिप्स पे रहती है। इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, हर डिपार्टमेंट का काम हो, कराने में सक्षम है। एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं करा सकता हूँ, आराम से हो जाएंगे। चूरू विकसित रहेगा और कोई वन बिग टिकट प्रोजेक्ट नहीं है, हर डिपार्टमेंट का पैसा लगेगा। आज चूरू का, सादुलपुर का, दोनों शहरों का बाईपास का DPR का काम चल रहा है। आज हमने डबलिंग शुरू करी है, रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर। नेक्स्ट लॉट में सादुलपुर से जाएगी रेवाड़ी और रेवाड़ी तक जाएगी। तारानगर वाले भी ट्रेन देख पाएंगे? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट को कॉल लेना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वर्थ प्रोजेक्ट ऑफ 8,000 करोड़ रुपीज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा कि ROI बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी रेलवेज में। हम तहसील हेडक्वार्टर्स को जोड़ेंगे, तब जुड़ेगा। राजस्थान में 16-17 ईयर्स के अंदर 2 लाइन भी नहीं जुड़ी हुई नहीं है। लिविंग दी जो सीमेंट का हमारा पार्ट है, जहाँ पे माइनिंग का एरिया है, वहाँ पे कुछ लूप्स जुड़े हैं, पर ब्रांड न्यू लाइन कहीं पे भी नहीं जुड़ी। जिस दिन गवर्नमेंट ROI बेस्ड हम सर्वे कराते हैं, मैंने 7 सर्वेस करवाए कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलवे लाइंस के। तारानगर में 2 सर्वेस थे हमारे, दोनों नेगेटिव गए। वो जिस दिन नेगेटिव सर्वेस का कॉन्सेप्ट है, ROI नेगेटिव है, तो रेलवेज इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको VGF कर देगी, वैलिडिटी गैप फंडिंग कर देगी, तो अवश्य तारानगर और मेरा बीदासर का एरिया जोड़ने की बात करेंगे। आप मतलब पूरा, आपकी बातचीत से एक बात समझ, आप पूरा फोकस्ड हो अपनी लोकसभा के लिए, अपने लोकसभा के काम के लिए और मिनिस्ट्री, इसीलिए जिस तरीके से का आप काम कराना चाहते हो। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में चूरू को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी को आप कहां देखते हैं? देखिए, शुरुआत चूरू से करी है। मैं मानता हूं 10-12 के ऊपर आसपास की सीट कांग्रेस अच्छा फाइट देके निकल के आएगी। और इस बेल्ट में इसका आप अच्छा इंपैक्ट देखोगे जहां बैठे हैं इस समय। अच्छा, तो आपने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कुछ लास्ट में चलते चलते रैपिड फायर कर लें, छोटे छोटे सवाल, 1 लाइन का जवाब। गांधी या सावरकर, कौन बड़ा नेता आपके लिए? गांधी जी। गांधी जी। नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह, कौन अच्छा प्राइम मिनिस्टर? अभी तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने 10 साल काम किया है।
आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, उनका विजन ज्यादा चलेगा या राहुल गांधी का? इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे। अच्छा मुख्यमंत्री कौन था, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे? देखिए, आप हिस्ट्री के बारे में बात करोगे तो आप कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मेरा पास्ट मैंने भारतीय जनता पार्टी में निकाला है। मैं मेरे कल को बुरा बोल के मेरे आने वाला कल अच्छा नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। आपके क्वेश्चंस गलत हैं। गलत है, 100% गलत है। ठीक है, मेरा कल चलिए, बीता हुआ मेरा काम आप तो सवाल मेरे 10 साल को खत्म कर दोगे ऐसे तो आप। मेरी जर्नी है वो, मैंने सीखा है बहुत कुछ उससे। और आपके मैं क्यों मुख्यमंत्री किसी जी, बुराई करूंगा? आपके मुख्यमंत्री जी का काम कैसा लग रहा है आपको? भजन लाल जी का? भजन लाल जी का काम बहुत कुछ अभी करना, वो सीखना बाकी है अभी। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। यमुना लिंक का पानी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है जी। बीजेपी बेच रही है उसको। मैं रोज बोलता हूँ कहाँ पानी है बताओ। चूरू डिस्ट्रिक्ट में 13.5 लाख हेक्टेयर जमीन है और यमुना लिंक का पानी का समझौता सिर्फ 40,000 हेक्टेयर जमीन का है। वो भी गैप फंडिंग है। रबी क्रॉप के अंदर अगर बरसात नहीं हुई तो इरिगेशन का पानी गैप फंडिंग का काम करेगा। एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन है। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2014 से लेकर 19 तक हमने तैयार कराया हुआ है। 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन के मार्फत से पानी इरिगेशन का जमीन के नीचे से चल के आएगा। एक पाइप की हाइट 3.3 मीटर्स होगी और वो ऐसे 5 पाइप जमीन के नीचे से आएंगे। डैम पहाड़ों में नहीं बनेगा, डैम बनेगा प्लेन्स के अंदर, चूरू डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। आज बीजेपी क्लेम करती है कि यमुना लिंक का पानी का समझौता हमने करवा दिया। मेरा तो ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ पानी कहाँ आएगा? मुझे तो पता है कहाँ आएगा। आपको क्या लग रहा है कि वो कागजों में है? कागजों में नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वही पानी हम रतनगढ़ में भी बता रहे हैं कि आपके यमुना का पानी आ जाएगा, वही पानी हम तारनगर में बना रहे हैं, वही पानी हम चूरू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पॉकेट्स में लोगों को भ्रमित करने के लिए बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ बताओ मुख्यमंत्री महोदय पानी कहाँ आएगा? बता नहीं पाएंगे। चलिए, आपके ये सारे सवाल है और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके इस समय विरोध में है उनसे भी आपके आरोपों पे सवाल करूं और उनसे भी उनके दावों को। और आप पूछे तो उनसे ये पूछे विजन क्या है आपका? जी, मैं जरूर आपसे भी क्योंकि पूछा। मैंने मुझसे पूछते हैं कि मेरा विजन क्या है जी, क्योंकि जो बीजेपी की प्रत्याशी है उन्होंने मुझसे पूछा था कि विजन हम विजन बताएंगे। आप 2 साल से पीएम साहब को जानते हो, आप भी क्लेम करते हो और सर ने भी क्लेम करा है चूरू की धरती पे। आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, क्या इनपुट है आपके स्पोर्ट्स की स्कीम के अंदर? बताइए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? कुछ लिख के दिया आपने 2 साल के अंदर? इंडिया के पास में आज की तारीख में खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया का प्रोग्राम है, उसी के ऊपर पूरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री घूमती है। 2,200 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट होता है। क्या करना चाहते हो स्पोर्ट्स में बताओ? नहीं बता पाएंगे। खेलो इंडिया सेंटर आए, 65 कंट्री में लॉन्च हुए। एक लॉट में फर्स्ट 65 की लिस्ट में 4 मेरे चूरू अकेले के थे। वर्ल्ड क्लास ट्रैक चूरू में हम जिस दिन लॉन्च हुआ था उस साल लेके आ गए थे। आपके पास क्या प्लान है बताओ? आप लोगों को कहते हो कि हम एमपी बनने के बाद में ये करेंगे, क्या आज बता दो क्या करोगे ताकि लोगों को मालूम तो पड़े। अच्छा, आप एकदम 24 घंटे हार्डकोर सीरियस पॉलिटिक्स करते हो और आपकी बातों से भी लगता है। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स के अलावा भी जब आपको टाइम मिलता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप कुकिंग के शौकीन हो। ड्राइविंग और कुकिंग दोनों पसंद आती है। ड्राइविंग फ्रेश लगती है। कौन सी गाड़ियां चलाते हैं? कोई भी गाड़ी हो, डजंट मैटर। आपके पास कौन सी है? मेरे पास फॉर्च्यूनर है। हाँ, और मतलब और भी गाड़ियों का शौक है कि विंटेज कार चलाओ? नहीं, विंटेज का शौक तो नहीं, बाकी जेब में थोड़े पैसे कम है, अदरवाइज तो फरारी की रिक्शा बहुत अच्छी करती है। अच्छा, पैसे कम है? हाँ, इसलिए। यह अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सांसद विधायक बनने के बाद बड़े पैसे हो जाते हैं। एक बार बन के देखो। हाँ, वो जो कुछ है शायद बिक सकता है आपका। हाँ। और आप फिटनेस की आप पुशअप भी लगा देते हैं क्या कई बार मंचों से? देखो, कोशिश रहती है कि फिट रखें, पर अभी इलेक्शन टाइम में तो पॉसिबल नहीं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैशन है इसका कि कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। और आप ऐसे क्वेश्चंस आज तो ना पूछो, आज मुझे वोट मांगने हैं भी। हाँ। चलिए, बहुत बेबाकी से बहुत अच्छे तरीके से बात की, हर सवाल के जवाब दिए। राहुल कस्वाल जी ने हमें इतनी रात को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया टैलेंट टॉप के दर्शकों की तरफ से। आपको इनसे पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनके जो आरोप हैं, इनके जो दावे हैं और इनके जो वादे हैं, उसको हम अलग अलग मंचों से परखते रहेंगे और इनके जो विरोधी हैं उनसे भी हम सवाल करने की कोशिश करेंगे जो आरोप ये लगा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।